नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 14। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 13 प्रैक्टिस सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं। आपको बताना है भाषा युग वशिष्ठ नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, ये किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद निरंजनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों राइट हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। याद रखेंगे भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना किसने की, राम प्रसाद निरंजनी ने की दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे जो भाषा योग वशिष्ठ है दोस्तों, ये ग्रंथ कब लिखा गया आपको पूछा जा सकता है। ये ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, कब लिखा गया था, 1768 में। ठीक है, 1768 में लिखा गया था दोस्तों ये ग्रंथ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भाषा योग वशिष्ठ जो एक ग्रंथ है दोस्तों, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा था खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना था। ठीक है, याद रखेंगे भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ को जो है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर से आपको तीनों दोस्तों फैक्ट याद रखने हैं। पहला, भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना किसने की, राम प्रसाद निरंजनी ने इसकी रचना की थी। कब की, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो इस ग्रंथ की जो रचना की इसको लिखा गया था 1768 में इसको लिखा गया था। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, याद रखेंगे, सीधे पूछा जा सकता है आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। तो आंसर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। आपको बताना है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। ऑप्शन देखिए, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, वैदिक संस्कृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों पाली भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पाली को आप ऐसे लिख लें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, पाली। तो देखिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की जो भाषा है वो है पाली भाषा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध जो है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। और पूछा जाता है आपको अगर जैन साहित्य, तो जैन साहित्य ग्रंथों की भाषा क्या रही, तो ये याद रखेंगे साहित्य जैन साहित्य की भाषा रही है दोस्तों, क्या रही है, अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दोनों चीजें। ठीक है, बौद्ध धर्म की ग्रंथों की भाषा जो है पाली भाषा, और जैन धर्म की ग्रंथों की भाषा अर्धमागधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। आपको बताना है पंच पांडव चरित रास, तो इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन देखिए, नरपति नाल, आसुगु, दलपति विजय, या फिर शालिभद्र सूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों शालिभद्र सूरी की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे पंच पांडव चरित रास जो रचना है दोस्तों, किसने लिखा है इसको, शालिभद्र सूरी ने इसको लिखा है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शालिभद्र सूरी दोस्तों ये जो है आपके जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि थे दोस्तों। ठीक है, जैन आचार्य।
ठीक है, जैन आचार्य थे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, आपको याद रखना है, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, क्या है रचना? भारतेश्वर बाहुबली, ठीक है, बाहुबली रास। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारतेश्वर बाहुबली रास जो है दोस्तों ग्रंथ किसका है, अगर आपको पूछा जाता है तो ये ग्रंथ है दोस्तों किसका है, शालिभद्र सूरी का है। ठीक है, प्रसिद्ध रचना है शालिभद्र सूरी की, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो रास परंपरा है इसका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इनकी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है, तो आप याद रखेंगे भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, ये किसने किया दोस्तों, इसकी रचना किसने की, शालिभद्र सूरी ने। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखने। ठीक है, जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसको दोस्तों रास परंपरा का जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हरड़े वाणी और अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है। आपको बताना है हरड़े वाणी और अंगबधु जो है किसकी वाणी के संकलन है। ऑप्शन देखिए, सुंदरदास, दादू दयाल, मलूक दास या फिर कबीर दास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हरड़े वाणी और अंगबधु जो है किसकी वाणी के संकलन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? हरड़े वाणी और अंगबधु ये किसकी वाणी के संकलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों, दादू दयाल। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। आपको बताना है समस्या पूर्ति जो है ये किस युग की विशेषता है। ऑप्शन देखिए, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवादी युग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समस्या पूर्ति जो है किस युग की विशेषता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो भारतेंदु युग की विशेषता है। ठीक है, और याद रखेंगे समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की जो है ये क्या है, काव्य शैली है। ठीक है, समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की क्या है, काव्य शैली है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो समस्या पूर्ति करने वाले कवि थे भारतेंदु युग के, यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखने रामकृष्ण वर्मा और प्रेमघन। ठीक है, रामकृष्ण वर्मा और प्रेमघन। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, तत्काल समस्या पूर्ति करने वाले कवि हैं दोस्तों। ठीक है, रामकृष्ण वर्मा और प्रेमघन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर बताना है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। ऑप्शन देखिए, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। आपको बताना है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का? ऑप्शन देखिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है,
साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, सुमित्रंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है, और फिर भी उनकी रचनाओं में दोस्तों अरविंद दर्शन की गहरी छाप देखने को मिलती है। जैसे आपका सुमित्रानंदन पंत की कुछ रचनाएं हैं जिसमें दोस्तों अरविंद दर्शन की गहरी छाप देखने को मिलती है। कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं जिनमें आपको अरविंद दर्शन की गहरी छाप देखने को मिलती है। पहला है कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा आपका गीत हंस, गीत हंस। ठीक है, गीत हंस हो गया। साथ ही साथ स्वर्णिम चक्र हो गया। ठीक है, स्वर्णिम स्वर्णिम चक्र हो गया। ठीक है, साथ ही साथ रश्मि बंद हो गया। ठीक है, तो इन रचनाओं में दोस्तों अरविंद दर्शन की गहरी छाप देखने को मिलती है। तो ये रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। याद रखेंगे, आपको कोई भी रचना यहाँ पर से पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आपको बताना है आत्महत्या के विरुद्ध जो है कविता संकलन के कवि कौन है। तो ऑप्शन देखिए, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बताइए। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, किसका कविता संकलन है आत्महत्या के विरुद्ध? राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? रघुवीर सहाय हैं दोस्तों। ठीक है, रघुवीर सहाय के बारे में मैंने आपको बताया था। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है। जैसे एक समय था। ठीक है, इनकी रचना है एक समय, एक समय था। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे लोग भूल गए हैं। ठीक है, लोग भूल गए हैं। ठीक है, भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, एक समय था। साथ ही साथ याद रखेंगे सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, सीढ़ियों में, सीढ़ियों पर सॉरी सीढ़ियों पर धूप में, धूप में। साथ ही साथ रास्ता इधर से है। ठीक है, रास्ता इधर से है, इधर से है, रास्ता इधर से है। ठीक है, दिल्ली मेरा प्रदेश। ठीक है, दिल्ली मेरा मेरा प्रदेश। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इनकी रचनाएं हैं आपका लहरें और तरंगे इनकी रचना है। ठीक है, लिखने का कारण और भंवर भी इनकी एक रचना है। ठीक है, भंवर। ठीक है, सारी रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। आपको बताना है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 9 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन देखिए, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध या फिर राम वृक्ष बेनुपुरी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है दोस्तों। किसने लिखा है इनको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है,
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये निबंध संग्रह किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के हैं दोस्तों। ठीक है, प्रसाद पंत और मैथिलीक्षण नामक निबंध संग्रह किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने दोस्तों आज यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि मैथिलीक्षण गुप्त को जो है आधुनिक कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक कवियों में मैथिलीक्षण गुप्त को क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और ये तीनों निबंध संग्रह किसके हैं? दिनकर के हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। आपको बताना है नाग बोडस के द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। ऑप्शन देखिए, यज्ञ गाथा, खूबसूरत बहू, अग्रत पुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है इसमें से? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खूबसूरत बहू। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू। नाग बोडस की बात करें दोस्तों, नाग बोडस जो है ये एक लोकप्रिय जो है भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे दोस्तों। ठीक है, नाटककार, ठीक है, नाटककार थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं नाग बोडस की, तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो याद रखनी है आपने। जैसे खूबसूरत बहू हो गया, ठीक है, नर नारी इनकी रचना है, नर नारी। ठीक है, नर नारी इनकी रचना है। साथ ही साथ याद रखेंगे कृति विकृति इनकी रचना है, कृति विकृति। ठीक है, कृति विकृति किसकी रचना है? ये भी दोस्तों नाग बोडस की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों थेकू बाबा लोचन दास। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, थेकू बाबा, थेकू बाबा लोचन दास। ठीक है, लोचन दास। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं याद रखेंगे दोस्तों किसकी? नाग बोडस की। ठीक है, खूबसूरत बहू हो गया, नर नारी हो गया, कृति विकृति हो गया, थेकू बाबा लोचन दास हो गया। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं हैं नाग बोडस की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? आपको बताना है अलका जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन देखिए, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और विशाखा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये सारी जो रचनाएं हैं दोस्तों ये सभी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, विशाखा हो गया। तो आपको बताना है किस नाटक में जो है अलका जो है अलका नामक पात्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक में है दोस्तों अलका, अलका पात्र। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है प्रमुख जो इसमें पात्र हैं चंद्रगुप्त में ये पूछे जाते हैं। जैसे आपका अलका हो गया और दूसरा नाम याद रखेंगे सुवासिनी। ठीक है, सु सुवा सुवासिनी। ठीक है, सुवासिनी पात्र भी था इसमें। ठीक है, ये तो दोनों पात्र याद रखिए, अलका और सुवासिनी। ठीक है, तो दोनों पात्र किसमें है? चंद्रगुप्त नाटक में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, हत्या नामक कहानी के लेखक है। ठीक है, हत्या नामक कहानी जो है इसके लेखक कौन है? अज्ञेय, प्रेमचंद, मुक्तिबोध या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? हत्या नामक कहानी के लेखक हैं दोस्तों जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। याद रखेंगे हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख जो कहानियां हैं ये पूछी जाती हैं। ठीक है, हत्या हो गया, हत्या इनकी एक प्रमुख कहानी है दोस्तों। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की। अन्य इनकी जो कहानी है दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी कहानी है जैनेन्द्र कुमार की? जैसे आपका पहला है आपका खेल। खेल कहानी जो है किसकी है दोस्तों? ये है जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है, ठीक है, खेल हो गया आपका। और अपना अपना भाग्य। ठीक है, अपना 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 भाग्य। ठीक है, अपना अपना भाग्य जो है ये किसकी कहानी है? ये भी जैनेन्द्र कुमार की है। बाहुबली,
ठीक है। बाहुबली, बाहुबली हो गया, ठीक है। बाहुबली के साथ साथ याद रखेंगे पाजीब, पाजीब, ठीक है। पाजीब किसकी कहानी है, याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे नीलम देश की, नीलम देश की राजकन्या, ये भी इनका जो है दोस्तों एक नाटक है, ठीक है। और ध्रुव यात्रा हो गया। ये सारे जो है दोस्तों कहानियाँ किसकी हैं, जैनेंद्र कुमार की हैं, ठीक है। जैनेंद्र कुमार की जो कहानियाँ हैं दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे हत्या हो गया, खेल हो गया, अपना अपना भाग्य हो गया, ठीक है। बाहुबली हो गया, पाजेब हो गया, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या हो गया, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और आपका ध्रुव यात्रा हो गया, ठीक है। ये सारी जो है कहानियाँ किसकी हैं, जैनेंद्र कुमार की हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम है। आपको बताना है तीसरी सत्ता जो है ये उपन्यास किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, श्रीलाल शुक्ल, गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी सत्ता उपन्यास जो है किसने लिखा है। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरिराज किशोर, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरी सत्ता उपन्यास जो है नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो ये गिरिराज किशोर ने लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है गिरिराज किशोर के और उपन्यास कौन कौन से हैं, जैसे आपका तीसरी सत्ता हो गया, ठीक है। जुगलबंदी इनका उपन्यास है, ठीक है, जुगलबंदी, ठीक है, जुगलबंदी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो है उपन्यास है दोस्तों ढाई घर, ठीक है, ढाई घर इनका एक उपन्यास है, ठीक है। साथ ही साथ इंद्र सुने, ठीक है, इंद्र सुने, इंद्र सुने इनका उपन्यास है। तो ये सारे उपन्यास गिरिराज किशोर के याद रखने आपने। तीसरी सत्ता हो गया, जुगलबंदी हो गया, ढाई घर हो गया, इंद्र सुने, ठीक है। ये सारे उपन्यास हैं गिरिराज किशोर के, ठीक है। इनके जो है दोस्तों गिरिराज किशोर के दोस्तों आपको कहानी संग्रह पूछे जा सकते हैं, नाटक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो गिरिराज किशोर के जो प्रमुख नाटक है, याद रखेंगे नाटक इनके कौन कौन से प्रमुख हैं, ठीक है। जैसे आपका चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ठीक है, ठीक है, चेहरे चेहरे, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, किसके चेहरे, याद रखेंगे। साथ ही साथ काठ का तूप, ठीक है, काठ का तूप, काठ का तूप जो है ये किसका नाटक है पूछा जा सकता है आपको, ये है गिरिराज किशोर का नाटक, ठीक है। केवल मेरा नाम लो, ठीक है, ये भी इनका एक नाटक है, केवल मेरा नाम लो, ठीक है, केवल मेरा नाम लो, केवल मेरा नाम लो, ये नाटक किसका है, ये भी आपका गिरिराज किशोर का है। तो गिरिराज किशोर के नाटक याद रखने हैं, चेहरे चेहरे पर, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, काठ का तूप, केवल मेरा नाम लो, ये जो है प्रमुख हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। इनके कहानी संग्रह भी हैं, वो भी आपको पूछे जाते हैं। गिरिराज किशोर के कहानी संग्रहों की बात करें, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए नीम के फूल, ठीक है, नीम के फूल, ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है, गिरिराज किशोर के कहानी संग्रह, कहानी संग्रह, ठीक है। नीम के फूल हो गया, ठीक है। पेपर वेट हो गया, पेपर वेट पूछा जा सकता है आपको, पेपर वेट निबंध सॉरी कहानी संग्रह किसका है, तो गिरिराज किशोर का है, ठीक है। नीम के पेड़, नीम के फूल, पेपर वेट। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे शहर दर शहर, जो पूछा गया है, शहर दर शहर, ठीक है, शहर दर शहर जो है ये किसका जो है कहानी संग्रह है, ये दोस्तों गिरिराज किशोर का कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे आपको याद रखने हैं, गिरिराज किशोर के प्रमुख उपन्यास याद रखने हैं, जैसे तीसरी सत्ता, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया था नाटक कौन कौन से हैं, नाटक हैं चेहरे चेहरे किसके चेहरे, ठीक है, काठ की तूप, केवल मेरा नाम लो, ये जो है क्या है नाटक हैं। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, कहानी संग्रह है नीम के फूल, पेपर वेट, शहर दर शहर, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों गिरिराज किशोर से। चलिए आगे चलते हैं, सारे फैक्ट याद रखेंगे गिरिराज किशोर से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? आपको बताना है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा जो है ये किसने लिखी? ऑप्शन देखिए, सूरजपाल, नैमिषारण्य ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने लिखी है पहली आत्मकथा दलित साहित्य की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का बताइए? सूरजपाल ने, या फिर मोहनदास नैमिषारण्य ने, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी थी, किसने लिखी थी? मोहनदास नैमिषारण्य ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी दोस्तों दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? नाम भी याद रखना है, अपने अपने पिंजरे। ठीक है, अपने 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 पिंजरे। ठीक है, अपने अपने पिंजरे जो है दोस्तों, ये पहली जो है आत्मकथा है हिंदी में दलित साहित्य की। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है हिंदी में दलित साहित्य की, ठीक है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो पहली आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। ठीक है, इस आत्मकथा को किसने लिखा था? इसको लिखा था मोहनदास नैमिषारण्य ने। ठीक है, कब लिखा था अगर पूछा जाता है तो ये लिखा था 1995 में, 1995 में। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। ठीक है, अपने अपने पिंजरे ये किसने लिखा है? इसको मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखा। कब लिखा? 1995 में। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।